Hello and welcome to my channel. I hope you all people are doing well in your life. Today, our topic of discussion is cash flow statement accounting standard 3. Let's begin with the topic. But if you're new to my channel, please do subscribe to the channel by hitting the bell icon below and do like the video. So, what is cash flow statement? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सबसे पहले हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कंपनी के कैश के बारे में। कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, दैट इज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, दोनों के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर एक कंपनी में इट इज कंपल्सरी कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। कुछ कंपनीज जो है वो डेली बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, कुछ कंपनीज 15 डेज पे बनाती है, कुछ कंपनीज मंथली बेसिस पे भी बनाती है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता जरूर है। सो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये स्टेटमेंट जो है वो काम में आने वाला है। सो अगर आप मीनिंग देखें, द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स एग्रीगेट मतलब टोटल डेटा रिगार्डिंग ऑल कैश इनफ्लो अ कंपनी रिसीव्स फ्रॉम इट्स ऑनगोइंग ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट और सोर्सेज। यानी कि यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन, ऐसी सारी डेटा जो कैश के रिगार्डिंग है, कंपनी में कितना पैसा आया, जो कंपनी ऑपरेशंस कर रही है, यानी कि जो भी आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रेडिंग का है, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें से आपके पास कितना पैसा आया, आपने जितने इन्वेस्टमेंट किए हैं एक्सटर्नल सोर्सेज में, उसमें से कितना पैसा आया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल कैश आउटफ्लो दैट पे फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यानी कि इसमें कैश इनफ्लो तो आता ही है, यानी कि जितना पैसा आया प्लस कितना पैसा गया, आपके बिजनेस के एक्टिविटीज के रिलेटेड आपने कितना पैसा खर्च किया और आपने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिया है, ये पूरा समराइज आपको स्टेटमेंट में डेटा मिलेगा। क्यों बनाते हैं हम ये, क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना जरूरी है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश के बारे में पता चलता है, कंपनी में कितना पैसा आया, कंपनी में कितना पैसा गया, हर एक चीज का हिसाब किताब इसमें होता है। सो आपको ये पता चलेगा कि कंपनी का कैश पोजीशन क्या है, कितना लायक है कंपनी कि वो अपने फ्यूचर को सरवाइव कर सकता है, यानी कि अपना पेमेंट्स जो है, जो भी डेप्ट है उसके, डेप्ट ऑब्लिगेशंस जो भी है उसके, जिन लोगों को पैसा चुकाना है, तो क्या मेरे पास इतना पैसा है, कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो पेमेंट कर पाए। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा, जब आपके पास कोई हिसाब किताब होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश पोजीशन के बारे में बताता है और आपको ये बताएगा कि कंपनी कितना वेल मैनेज्ड है और कितना उसके पास कैश प्रेजेंट सिनेरियो में है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को, अपने डेप्ट को पेमेंट कर सकता है, अपने खर्चों को उठा सकता है। 3 टाइप के कैश फ्लो होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेटिंग मींस जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके रिलेटेड जितना भी आपका पैसा है वो। दूसरा इन्वेस्टिंग, अभी मेरे पास समझो मैं बिजनेस कर रही हूँ तो सिर्फ पैसा आया पैसा गया वो तो होता ही है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट भी करते हो, तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका पैसा इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एंड फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि कंपनी को कभी कभी पैसों की भी जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से लेकर आती है। जैसे कि अगर मान लो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उन्होंने शेयर्स इशू किए होंगे या डिबेंचर्स इशू किए होंगे, तो उनको पैसा आया होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं हमारी। लेट अस सी वन बाय वन। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो आपके रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज है, जो आप
आपका जो भी बिजनेस है उसमें से जो आप पैसा अर्न करते हो वो यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. Cash flow from operating activity is a section of company's cash flow statement that explains the sources and uses of cash from ongoing regular business activities in a given period. This typically includes net income from the income statement, adjustment to net income and changes in working capital. यानी कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, ऐसी सारी एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस के रिलेटेड हो, और इसमें इंक्लूड क्या क्या है, इनकम स्टेटमेंट प्लस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए रहता है, तो उसमें जो भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे हम एक्टिविटीज दिखा देंगे. आई विल टेल यू, आपका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता दूंगी, उसमें किस तरीके से हम उसको एडजस्ट करते हैं वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी. नेक्स्ट है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. कंपनी के पास जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है. मान लीजिए दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब हमने हमारा पैसा कहीं और दूसरी कंपनी में डाला है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली इनकम मिलेगा. अगर मैं दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती हूँ तो आई विल गेट डिविडेंड, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती हूँ तो आई विल गेट इंटरेस्ट अमाउंट, और अगर मान लो मैंने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, तो मुझे वहां से भी मेरा वो इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग को मैं रेंट पे दे सकती हूँ. सो लाइकवाइज यहाँ से मैं पैसे अर्न करती हूँ. सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज अ सेक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट शोज द कैश जनरेटेड और स्पेंट. जनरेटेड मतलब जब आंसर पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है तो जनरेटेड होता है, और जब आंसर माइनस में आता है तो वो स्पेंड होता है. रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड परचेज ऑफ फिजिकल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी और द सेल ऑफ सिक्योरिटी और एसेट. आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया तो आपके हाथ से पैसा गया तो माइनस होगा, सेल किया तो पैसा आया तो ऐड होगा. सिंपल सा फॉर्मूला है, पैसा गया माइनस करो, पैसा आया तो प्लस करो. इन्वेस्टमेंट में आपने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया होगा वो आ जाएगा. लास्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी को कभी ना कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो किसी भी तरीके से जब उन्होंने पैसे रेस किए होंगे, हो सकता है उन्होंने शेयर्स इश्यू किए हो सकता है डिबेंचर इश्यू किया हो, या हो सकता है लोन लिया हो, तो ये सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है. द फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकसेस ऑन हाउ अ फर्म raises capital and pays it back to investor through capital market. These activities also include paying cash dividend, adding or changing loans, or issuing and selling more stock. अभी ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं शेयर्स इशू कर रही हूँ तो मुझे उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो वो भी हम यहाँ पे ही दिखाएंगे. अब डिविडेंड दे रही हूँ तो माइनस होगा, और ऊपर जब इन्वेस्टिंग में था तो डिविडेंड मिलेगा तो वो ऐड होगा. देयर इज अ डिफरेंस. ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है. डिविडेंड आप दे रहे हो तो लेस, डिविडेंड आप ले रहे हो तो ऐड, और वो भी अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली आपने इन्वेस्ट किया होगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा. स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं, डिविडेंड वर्ड देखते हैं तो वो फाइनेंसिंग में डाल के आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. आपको उसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि वो इनकम है तो ऑब्वियसली आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा वो. व्हाई इज कैश फ्लो इंपॉर्टेंट, क्यों इतना जरूरी है? आई टोल्ड यू कि आपको हर एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, कैश पोजीशन पता चलती है, तो आपको ये पता चलेगा कि कंपनी के पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस, अपने डेब्ट्स जो है वो पे कर सके, और क्या वो इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी. तो लिक्विडिटी पोजीशन आपको पता चलेगी बेसिकली कंपनी की. नाउ लेट अस सी कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली कैसा दिखता है और कैसे बनता है. दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम ये बना रहे हैं. दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, दो टाइप के सम्स आते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. यूजुअली इनडायरेक्ट मेथड ही आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये हमारा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट हम लिखेंगे. इफ यू सी, हमने इस एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में दिया, डिवाइड किया हुआ है. ग्रे कलर में मैंने उसको मार्किंग किया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाजू में मैंने लिखा है वर्किंग नोट 1, मतलब इसका सेपरेट एक फॉर्मेट है, वर्किंग नोट बनेगा जो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. मेन फॉर्मेट है ये हमारा. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वर्किंग नोट आप बनाओगे, उसका जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख दोगे. लेस टैक्स, इनकम टैक्स जो भी आप पे करते हो वो यहाँ पे आप लेस कर दोगे,
तो आपको पता चलेगा कैश जनरेटेड या फिर यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जनरेटेड मतलब जब आंसर प्लस में होगा तो जनरेटेड होता है, जब आंसर माइनस में होता है तो वो यूज्ड होता है। सेकंड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम फॉर्मेट तो देखेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग मींस बिजनेस के रिलेटेड, जो भी आपका बिजनेस हो उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज आपने किया वो ऑपरेटिंग में आएगा। देन सेकंड इज इन्वेस्टिंग। एज आई टोल्ड यू, आप इन्वेस्टमेंट जहां पे भी कर रहे हो सकता है आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है आपने दूसरे कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया हो। सो एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पैसा आया, सेल किया तो ऐड, और अगर आपने परचेज किया तो पैसा गया, इसके लिए लेस। उसके बाद ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दूसरी कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है, डिविडेंड देती है, तो वो आपका इनकम सोर्स हो गया, तो ऐड करेंगे। अगेन आंसर प्लस में आया तो जनरेटेड, अगर माइनस में आया तो यूज्ड। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फिर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कंपनी को पैसों की भी जरूरत पड़ती है, तो जिस तरीके से उन्होंने पैसे रेज किए होंगे या वापस लौटाए भी हैं, क्योंकि जब हम पैसे उठाते हैं तो पैसे देने भी तो पड़ते हैं, तो हो सकता है हमने पैसे दिए भी हो, तो पैसा आया तो ऐड, पैसा गया तो लेस। एग्जांपल्स यहाँ पे है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन टेकन, ये सब में पैसा आया है तो ऐड करेंगे। पैसा गया कब होता है? अब जो मैंने शेयर्स लिए तो मैंने हो सकता है कि वो शेयर्स रिडीम कर दिए हो, डिबेंचर्स रिडीम कर दिए हो, वापस दे दिया हो, रीपेमेंट कर दिया हो, लोन को वापस दे दिया है, तो ये सब यहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है, इसके लिए लेस किया है हमने। डिविडेंड पेड, अभी ये शेयर होल्डर्स जो है उनको हमें डिविडेंड भी देना पड़ता है, तो अगर मैंने डिविडेंड दिया है तो हम यहाँ से लेस करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज लिखी हुई है लेस इशू एक्सपेंसेस। अगर शेयर्स के रिलेटेड आपने कोई भी खर्चा किया है इशू के रिलेटेड तो वो आप यहाँ से लेस कर दोगे। अगेन आंसर प्लस में आया तो जनरेटेड, माइनस में आया तो यूज्ड। कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फिर कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आपके पास तीन टोटल है जो ग्रीन कलर मार्क में आपको दिख रहा होगा, ए बी एंड सी मैंने टोटल लिखा है। इन तीनों को आप ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी, फिर या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो, और अगर नेगेटिव आया तो नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो। दोनों नहीं आ सकता, एक ही आएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक दिया रहेगा, उसे आप यहाँ पे ऐड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो सम्स आते हैं उसमें एक फायदा है, हमें पता चल जाता है कि आंसर क्या है। तो आपका ये टैली होना चाहिए, जैसे बैलेंस शीट टैली होती है वैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। किस में ऐड करोगे? ये जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश आया उसमें। अब मैंने आपको कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का वर्किंग नोट बनता है, लेट अस सी ये कौन सा वर्किंग नोट है। ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो आपको क्वेश्चन में है ना 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई होती है, तो ये इसे इसलिए हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं क्योंकि 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है, हमें खुद समझना पड़ता है उसमें कि क्या हुआ होगा। मान लो पहले सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट दिया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 साल का दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है 2 लाख, सेकेंड ईयर में दिया हुआ है 3 लाख। 2 लाख से 3 लाख हुआ, डिफरेंस 1 लाख रुपीस का है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने शेयर्स इशू किए हैं, इसीलिए वो 1 लाख से इंक्रीज हो गया, मतलब पैसा आया। सिमिलरली अगर पहले 3 लाख था अभी 1 लाख है तो 2 लाख का डिफरेंस है, रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं रिडीम किए होंगे शेयर्स, तो पैसे वापस दिए होंगे, तो वो क्या होगा? माइनस। तो हम इनडायरेक्टली समझ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं समझ रहे, यहाँ पे इनडायरेक्टली। जब कंपैरिजन दिया हुआ है, 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है और आपको बोला गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, तो हम इनडायरेक्ट मेथड उसे कहते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में हम अजम्पशंस निकालते हैं कि क्या हुआ होगा। तो आपको अभी 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है तो उसमें नेट प्रॉफिट दिया होगा सबसे पहले, तो नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एज पर बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे, जो लास्ट ईयर का रहेगा और जो करंट ईयर का रहेगा उसका जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। देखो हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया होगा ऑब्वियसली इसमें हमने सारे नॉन कैश आइटम भी ऐड किए होंगे, लेस किए होंगे, सॉरी। मुझे क्या जानना है? कैश पोजीशन।
तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हूँ ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि नॉन कैश आइटम होते हैं, जैसे रिजर्व्स रखा। जब मैं रिजर्व रखती हूँ तो मेरे हाथ से कुछ जाता थोड़ी है। मान लो मैंने एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में पैसे रखे, तो है तो मेरे ही ना। तो वैसे ही कंपनी ने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व्स में रखा, पैसा तो कंपनी के पास ही है, रिजर्व्स में रखा, लेकिन है तो पैसे आपके पास ही ना। तो जब आप ड्रॉवर खोलोगे तो आपको 10,000 ही दिखेंगे, लेकिन आप जब बुक्स में देख रहे हो तो आपको 8,000 दिख रहे हैं। 2,000 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि बुक में जब मैंने एंट्री की थी तो मैंने रिजर्व रखा था 2,000 रुपीज, और जब मैं ड्रॉवर खोलती हूँ तो मुझे 10,000 ही दिखेगा, वो मैंने साइड में नहीं करके रखे। सो इसीलिए मुझे यहाँ पे ये जानना है कि मेरे जो बुक्स में पैसा है वो मेरा ऑपरेटिंग के हिसाब से कितना है। नॉन कैश आइटम्स जो है वो मैं सारे ऐड कर लूंगी, क्योंकि आपने जब बैलेंस शीट बनाया होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो उसमें से लेस किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। तो डेप्रीसिएशन जब हम लगाते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, मतलब खर्चों में दिखाते हैं, एक्चुअली वो हमारा पैसा जाता नहीं है। तो नॉन कैश आइटम आएगा डेप्रीसिएशन, हम ऐड करेंगे इसको। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, किसी भी तरीके का रिजर्व रहेगा तो हम उसको ऐड कर देंगे, बिकॉज रिजर्व्स में ट्रांसफर करना हमारे हाथ से पैसा गया नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी हम लोग राइट ऑफ करते हैं, ये फिक्टिशियस एसेट होती है, हमारे हाथ से कुछ कैश गया ही नहीं, फिर भी हम उसको लेस करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज इंटीरियम डिविडेंड, यहाँ पे भी प्रपोज्ड है, पैसा गया नहीं है, तो आपने तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस दिखाया होगा, तो मेरा नेट प्रॉफिट उतना कम हुआ होगा ना, इसीलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अभी फिक्स्ड एसेट बेच रही हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उसमें मुझे लॉस हो रहा है, बट ये मेरा बिजनेस के रिलेटेड थोड़ी ना है। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ऐड लेस किया होगा, अगर प्रॉफिट है तो आपने ऐड किया होगा, तो मैं इधर उल्टा करूंगी लेस, और लॉस आपने एक्सपेंस में दिखाया होगा तो मैं इधर उल्टा करूंगी ऐड करूंगी। और किसी भी तरीके का प्रोविजन या रिजर्व्स हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बिकॉज प्रोविजन या रिजर्व्स आपके हाथ से कुछ पैसा जाता नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, अब एडजस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल में आपके लिए एक रूल है, यहाँ पे एडजस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, ये यहाँ पे मैंने रूल लिखा है इसका। रिमेंबर, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स का उल्टा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन होता है। करंट एसेट उल्टा, करंट लाइबिलिटी डायरेक्ट सीधा। तो रिमेंबर, करंट एसेट, इसका मीनिंग क्या है, करंट एसेट अगर इंक्रीज दिख रहा है, मान लो स्टॉक है, पहले 20,000 था, अभी 40,000 इंक्रीज हुआ, तो आपको करना क्या है, लेस। क्यों? क्योंकि इंक्रीज है ना, इसके लिए आप लेस करोगे। अच्छा उल्टा होता, डिक्रीज होता तो मैं ऐड करती, डिक्रीज होता तो ऐड कर। सिमिलरली यहाँ पे करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होता, रिमेंबर उल्टा करना है, करंट एसेट उल्टा करेंगे और करंट लाइबिलिटी सीधा करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो आप डिक्रीज करोगे इसको, मतलब माइनस करोगे, और अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है तो आप वर्किंग कैपिटल को क्या करोगे, इंक्रीज। करंट लाइबिलिटी में देखो इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इसका मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और करंट एसेट का वर्किंग कैपिटल के साथ इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे जो भी करंट एसेट रहेगी उनके साथ यही ट्रीटमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा पहले कि करंट एसेट है कि करंट लाइबिलिटी, एंड अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल में उसका एडजस्टमेंट होगा। ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपको आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव, तीन अमाउंट्स दिखेंगे आपको आउटर कॉलम में, एक तो नेट प्रॉफिट, और उसके बाद ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और उसके बाद एडजस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। ये तीनों अमाउंट्स को एडलेस करने के बाद आपको एक अमाउंट आएगा कैश। अगर पॉजिटिव अमाउंट है तो कैश जनरेटेड, और अगर नेगेटिव अमाउंट है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर ये अमाउंट जो है हम सीधा मेन फॉर्मेट में लेके जाएंगे, यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पे लिख देंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद लेस टैक्स हमें करना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मेट। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगी उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को, इस क्वेरी को। एंड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट इट।
as soon as possible. And thank you very much for watching the video till the end, and do like and subscribe to the channel. I hope सबको समझ में आ गया होगा. Thank you very much.